हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्लेटो के सभी सिद्धांतों को लेकर जो भी हमने स्टडी की है उसकी समालोचना देखेंगे। उसका एक कंक्लूज़न देखेंगे, एक निष्कर्ष देखेंगे। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने प्लेटो के सिद्धांतों को, सभी सिद्धांतों को अच्छे से समझ लिया, प्लेटो का परिचय देख लिया, उसके दूसरे सिद्धांतों की बात कर ली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कंक्लूज़न की कि आखिर कहाँ तक प्लेटो के जो सिद्धांत हैं वो सही हैं, कहाँ तक उसमें कुछ कमियां हैं। आंसर राइटिंग करते समय कंक्लूज़न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही कंक्लूज़न आपको एक समझ बनाने में भी आपकी समझ को डेवलप करता है, आपकी समझ को सही दिशा में ले जाता है। इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल स्किप किए बिना इसको पूरा ज़रूर देखें। प्लेटो ने राज्य में न्याय की स्थापना के लिए जिस व्यवस्था का समर्थन किया है उसे अपनाने से अनेक सवाल पैदा होते हैं, जिनकी ओर प्राचीन और आधुनिक लेखकों ने हमारा ध्यान खींचा है। अब प्लेटो ने जो भी व्यवस्था की बात की थी, जो समर्थन किया था न्याय को स्थापित करने के लिए, तो उसको लेकर काफ़ी सवाल पैदा होते हैं, काफ़ी मतभेद पैदा होते हैं। प्लेटो यह मानता है कि विभिन्न व्यक्तियों में तृष्णा, मनोवेग और ज्ञान, इन तीन तत्वों में से एक की प्रधानता रहती है और इसी आधार पर उन्हें पृथक पृथक वर्गों में रखा जाना चाहिए। इसका निर्णय उनकी परीक्षाओं के परिणाम से होगा। यह वर्गीकरण इतना कठोर है कि यह निश्चित आयु के बाद व्यक्तियों के लिए जीवन में परिवर्तन और उन्नति के अवसरों पर रोक लगा देता है। दोस्तों, अभी हमने बात की थी ना कि प्लेटो ने कहा था कि एक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत कि लोगों की परीक्षाएं होंगी, लोग इस एज तक पढ़ाई करेंगे और फिर असफल लोगों को यहाँ भेज दिया जाएगा, सफल लोगों को यहाँ भेज दिया जाएगा। तो ये एज ऐसे शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत या परीक्षा देते देते व्यक्ति की एज इतनी बढ़ जाएगी कि आगे अगर वो असफल हो जाता है तो उसके पास कोई ज़्यादा विकल्प नहीं रहेंगे कि वो जीवन में कुछ कर पाए। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक इसका नेगेटिव पॉइंट था प्लेटो की न्याय व्यवस्था का। फिर यह सवाल पैदा होता है कि यदि प्रत्येक वर्ग अपने अपने लिए उपयुक्त सद्गुण विकसित कर लेगा तो क्या यह उसके सद्जीवन के लिए पर्याप्त नहीं होगा? अर्थात यदि उत्पादक वर्ग अपने अंदर संयम पैदा कर लेगा और सैनिक वर्ग अपने अंदर साहस विकसित कर लेगा, तो फिर ऐसी कौन सी कमी रह जाएगी कि इन दोनों को दार्शनिक वर्ग के नियंत्रण में रखने की ज़रूरत होगी? और यदि ऐसी ज़रूरत होगी भी तो क्या ये दोनों वर्ग उस नियंत्रण को स्वेच्छा से या सहर्ष स्वीकार कर लेंगे? देखिए दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि प्लेटो ने कहा था कि जो तीन वर्गों की बात की थी प्लेटो ने, व्यापारी वगैरह की, सैनिक वगैरह की और दार्शनिक वगैरह की। इसने कहा था कि सबको अपना अपना सद्गुण विकसित करना है, एक अपने अंदर एक अच्छी क्वालिटी विकसित करनी है। जैसे कि व्यापारी वगैरह के लिए था संयम, उसे सब्र रखने जैसी चीज़ अपने अंदर विकसित करनी है। सैनिकों के अंदर साहस विकसित करना है। तो ये सद्गुण उसने बात करी थी। तो जब सैनिक और उत्पादक वर्ग अपने अंदर अच्छे सद्गुण विकसित कर लेंगे तो क्या ये उनके लिए काफ़ी नहीं होगा? अब उन्हें किसी तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत क्यों पड़ेगी जो उनके ऊपर शासन चलाए? जब दो लोग हैं, सैनिक हैं, उत्पादक वर्ग हैं, दोनों ने अपने अंदर एक संयम, एक साहस विकसित कर लिया है, अपने अपने सद्गुण विकसित कर लिए हैं, तो उनके अंदर तो उनका जो बैलेंस है वो ख़राब होगा ही नहीं। समाज में तो संतुलन अपने आप ही स्थापित हो जाएगा। तो दार्शनिक की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? तीसरे इंसान की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? जब दो वर्गों ने अपने आपस में ही अपना सद्गुण विकसित कर लिया है तो समाज में कोई असंतुलन है नहीं, कोई संघर्ष नहीं है, तो फिर ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? और क्या उत्पादक वर्ग और जो ये सैनिक वर्ग है, ये मतलब अपनी इच्छा से खुशी खुशी किसी दार्शनिक के कंट्रोल में, दार्शनिक नियंत्रण को स्वीकार कर लेंगे? ऐसा भी नहीं लगता। तो इस पर भी एक सवाल पैदा हो रहा है। और वैसे भी सैनिक शक्ति और आर्थिक शक्ति के स्वामी उस दार्शनिक वर्ग की आज्ञाओं का पालन क्यों करेंगे जिसके पास कोई सैनिक या आर्थिक शक्ति नहीं होगी? और वैसे भी देखिए दोस्तों, जो सैनिक वर्ग होता है वो राजा की बात इसलिए मानता है क्योंकि राजा के पास पहुंच होती है। राजा भी काफ़ी माहिर होता है, वो भी एक अच्छा योद्धा होता है।
इसके अलावा राजा के पास बहुत बड़ी संपत्ति होती है, उसके पास आर्थिक पावर होती है कि वो समाज को चला सके, हालांकि वो टैक्स वगैरह कलेक्ट करता है। बट दार्शनिक के पास ऐसी कोई सैनिक शक्ति नहीं होगी, सैनिक समर्थन नहीं होगा। इसके अलावा दार्शनिक को वैसे भी मोह माया से दूर रहना है, निजी संपत्ति नहीं है, तो इनके पास वैसे भी इतनी ज़्यादा आर्थिक शक्ति नहीं होगी। तो आर्थिक शक्ति नहीं है, सैनिक शक्ति नहीं है, तो उस इंसान की बात या उस इंसान के आदेशों का पालन सैनिक वर्ग या उत्पादक वर्ग कैसे कर लेगा। तो पहला तो ये हो गया कि जो इतनी न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था थी वो बहुत कठोर थी, उसमें व्यक्ति के लिए काफ़ी विकल्प नहीं रहेंगे अपने जीवन को बदलने के लिए। इसके अलावा दूसरा ये इसका क्रिटिसिज्म हो गया कि जो दार्शनिक होगा उसकी बात लोग क्यों स्वीकार करें, जब दोनों ने आपस में ही सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग ने अपने अंदर सद्गुण विकसित कर लिया है तब। तो ये दो चीज़ें हो गई। प्लेटो को इस कठिनाई का अनुमान अवश्य था, इसीलिए उसने प्रतिवाद के स्वर को दबाने के लिए दो बातों की व्यवस्था की, कला और साहित्य का अभिवेचन और उदात्त झूठ का प्रचार। तो देखो दोस्तों, अब प्लेटो को पता था कि मेरे खिलाफ ये आवाज़ें उठ सकती हैं, लोग ऐसे ऐसे कहकर मेरा विरोध करेंगे। अभी हमने बात की ना, तो जो हमने बात की थी उसका अंदाज़ा था प्लेटो को। इसलिए प्लेटो ने अपने प्रोटेक्शन में, अपने प्रोटेस्ट में उसने कहा कि हम दो बातों पर ध्यान देंगे इस व्यवस्था को लागू करने के लिए, एक कला और साहित्य का अभिवेचन और दूसरा उदात्त झूठ का प्रचार। पहले का मतलब है, कला और साहित्य का अभिवेचन का मतलब है कि अगर कला और साहित्य के माध्यम से ऐसे सार्वजनिक अभिव्यक्ति, सार्वजनिक विचारों को फैलाया जाए जिससे कि जो व्यवस्था है उसके लिए खतरा हो, तो उस पर रोक लगाई जाए। इस तरह एक और कला और साहित्य के अंतर्गत ऐसे विचारों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति पर रोक लगा दी जाएगी जो प्रचलित व्यवस्था के प्रति विरोध का भाव जगाते हों। मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, कोई विरोध करता है इस विचार का, इस सिद्धांत का जो अरस्तू ने बताया, तो अरस्तू ने कहा उसके लिए हमें सेंसरशिप लगानी पड़ेगी, कला और साहित्य जैसे साधनों पर हमें सेंसरशिप लगानी पड़ेगी, प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, ताकि प्रचलित व्यवस्था के प्रति कोई भी विरोध ना जता सके। इसके अलावा दूसरी चीज़ है उदात्त झूठ का प्रचार। दूसरी ओर नागरिकों के मन में इस कपोल कल्पना के प्रति विश्वास जगाया जाएगा कि हे नागरिकों, तुम्हें एक ही ईश्वर ने बनाया है, इसलिए तुम आपस में भाई भाई हो, परंतु ईश्वर ने तुम्हारी अलग अलग क्षमताओं के अनुसार तुम्हें अलग अलग तत्वों से बनाया है। जो शासन करने योग्य हैं वे स्वर्ण से बने हैं, इसलिए वे उच्चतम सम्मान के पात्र हैं। सहायक वर्ग के सदस्य रजत या चांदी से बने हैं और शेष लोग जो किसान, मिस्त्री या कारीगर हैं पीतल और लोहे से बने हैं। पर क्योंकि तुम सब मूलतः एक ही परिवार से जुड़े हो, इसलिए स्वर्णिम माता पिता की संतान चांदी की हो सकती है और चांदी के माता पिता की संतान स्वर्णिम हो सकती है। कलाकृतियों और धार्मिक सामाजिक उत्सवों के माध्यम से यह उदात्त झूठ नागरिकों को पूरी तरह हृदयंगम कराया जाएगा। ऐसी हालत में दार्शनिक शासकों की पूर्ण सत्ता स्थापित हो जाएगी। वे किसी कानून से नहीं बंधे होंगे, उनका आदेश ही देश का कानून होगा। तो दोस्तों, प्लेटो ने दो बातें बताई, एक था सेंसरशिप और दूसरा था झूठ। प्लेटो ने कहा कि झूठ फैलाया जाएगा समाज में ऐसा झूठ फैलाया जाएगा कि देखो जो भी हालत है समाज में वो ईश्वर की देन है। ईश्वर ने कहा है कि दार्शनिकों को ऊंचा स्थान दिया जाए, तो वो ऐसे विचारों को फैलाकर समाज में शांति व्यवस्था लाना चाहता था। तो यहाँ उसने कहा कि झूठ का प्रचार करना पड़े तो झूठ का प्रचार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, प्लेटो की जो यहाँ पे समालोचना थी वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी, बट अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये। इसके अलावा प्लेटो के जब ऐसे विचार थे, इसलिए ऐसा दृष्टिकोण जब देखा गया प्लेटो का, तो ऐसे दृष्टिकोण अपनाने के कारण प्लेटो को सत्तावाद और सर्वाधिकारवाद का समर्थक माना जाता है। प्राचीन लेखकों में अरस्तु ने संपत्ति एवं स्त्रियों के साम्यवाद के संदर्भ में प्लेटो के सिद्धांत की तीव्र आलोचना की है। अभी हमने साम्यवाद की बात की थी, प्लेटो के साम्यवाद की। हाँ, याद रखना दोस्तों, संपत्ति और स्त्रियों के जो साम्यवाद था वो आज का जो टाइम का जो साम्यवाद है उससे अलग है।
प्लेटो ने जो साम्यवाद की बात की थी वो बस संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद होगा, साझी चीज़ें होंगी। बट जो आज का साम्यवाद है वो अलग है। आज का साम्यवाद तो सबको एक बराबर मान्यता देता है और वो एक आर्थिक विचारधारा है, तो अभी आप उसको छोड़ दीजिए। तो प्राचीन लेखक जो अरस्तु था उसने प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत की बहुत ज़्यादा आलोचना की। अरस्तु ने तर्क दिया है कि परिवार और संपत्ति सामाजिक जीवन के आधार तत्व हैं। उनके उन्मूलन से समाज की तीव्र नींव हिल जाएगी। जिस संपत्ति पर किसी का निजी स्वामित्व नहीं रहेगा उसकी देखभाल कोई नहीं करेगा और वह नष्ट हो जाएगी। जहाँ सारे लड़के लड़कियाँ भाई बहन होंगे वहाँ भ्रातृत्व भावना बहुत हल्की रह जाएगी। प्लेटो कह रहा है कि देखो, अगर आप कह रहे हो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो इससे होगा ये कि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, सार्वजनिक संपत्ति होती है, तो उसकी देखभाल कोई नहीं करता, वो संपत्ति एक दिन नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा प्लेटो कह रहा है अगर साझा परिवार हो जाएगा, मतलब संतान भाई बहनों को ही नहीं पता कि मेरा सगा भाई कौन है, मेरा सगी बहन कौन है, तो इससे होगा ये कि जो भाई बहन का जो प्यार है या जो मेल व्यवहार की जो भावना है, एक भ्रातृत्व की जो भावना है वो हल्की हो जाएगी। अभी देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग है भाई बहन का जो रिश्ता है या दूसरा जो फैमिली का जो रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है जब हम इंडिविजुअल फैमिली की बात करते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा साझा हो तो वो हल्का पड़ जाता है। इसके अलावा जब सारी की सारी सत्ता, सारी की सारी शक्ति दार्शनिकों के हाथों में आ जाएगी तो उनका नैतिक पतन हो सकता है। क्योंकि हो सकता है ना, जब किसी व्यक्ति को पता हो कि जो हूँ मैं ही हूँ, सारी सत्ता मेरे हाथ में, तो इतना तो कन्फर्म है कि वो अपनी सत्ता का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, तो इससे नैतिक पतन हो सकता है। कुछ भी हो, प्लेटो की इतनी विस्तृत आलोचना के बावजूद उसके चिंतन में बहुत गहराई है। प्लेटो ने ज्ञान या विवेक की शक्ति को सत्ता का आधार बनाया। फिर उसने शिक्षा के स्तर पर अवसर की पूर्ण समानता का समर्थन किया और संरक्षक वर्ग को निर्लिप्त जीवन जीने की शिक्षा दी ताकि शासन को भ्रष्टाचार से मुक्त रखा जा सके। प्लेटो ने अवसर की समानता की बात कर दी। एक इनडायरेक्टली कहा जाए तो उसने शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अवसर की समानता की बात की। उसने बात की कि सभी बच्चों को, सभी नवजात शिशुओं को शिक्षा दी जाएगी और जो आगे मतलब जाएगा उसको दार्शनिक बनाया जाएगा, फिर वो राजा बनेगा। इसके साथ ही उसने भ्रष्टाचार वगैरह ख़त्म करने के लिए विचार दिया कि जो दार्शनिक वगैरह होंगे वो सादा जीवन व्यतीत करेंगे, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम में जीवन नहीं जिएंगे। हाँ, ये सच है कि प्लेटो की योजना को व्यावहारिक रूप देना अत्यंत कठिन है और इसीलिए उसे स्वप्नदर्शी कहने में कोई अत्युक्ति नहीं होगी। देखिए दोस्तों, अब प्लेटो ने ऐसी ऐसी बातें कर दी जो यथार्थ जीवन में जिनको लागू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए उसे स्वप्नदर्शी भी कहा जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये समालोचना थी। समालोचना आपका माइंड पूरा आपके माइंड को एक तरह से एक सही दिशा देती है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।